अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज के प्रोग्राम में मैं बात करूँगा ईईएस के बारे में जिसको हम एग्ज़िट एंड एंट्री सिस्टम कहते हैं। ये क्या है? ये कब इम्प्लीमेंट होने जा रहा है? और इसकी वज़ह से कौन-सा डाटा कलेक्ट किया जाएगा? मैं सैयद अहमद जलाल ट्रैवल डोज़ के एक नए एपिसोड के साथ दोबारा से आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। दोस्तों, गुज़िश्ता कुछ अरसे से मुझे काफ़ी ज़्यादा ये सवाल पूछा जा रहा है कि ये एग्ज़िट एंड एंट्री सिस्टम क्या है? और ये कब इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है और इसका मकसद क्या है? और इसका जो इसके जो असरात होंगे गैर मुल्की अफ़राद के ऊपर जो शेंजन एरियाज़ में रहते हैं, उनके ऊपर क्या असरात इसके ऊपर पड़ेंगे? दोस्तों, सबसे पहले जैसे मैंने बताया कि ये एग्ज़िट एंड एंट्री सिस्टम है। इसकी जो इम्प्लीमेंटेशन डेट है वो अभी कन्फ़र्म नहीं है, लेकिन जहाँ तक सोचा जा रहा है, जहाँ तक हमें पता चला है कि ये 10 नवंबर 2024 से या 17 नवंबर 2024 से इसको इंट्रोड्यूस करवाए जाने का प्लान है। ताहम जो मुख्तलिफ़ शेंजन मेंबर स्टेट्स हैं, उनकी तरफ से ये बताया जा रहा है यूरोपियन यूनियन को कि वो इस वक़्त इसको इम्प्लीमेंट करने के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार नहीं हैं। क्योंकि उनके पास अभी तक वो जो मुकम्मल इक्विपमेंट है वो इंस्टॉल नहीं हो पाया, जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं या जो भी टेक्निकल चीज़ें होती हैं, जो लॉजिस्टिक्स के हवाले से वो इसको पूरा नहीं कर पाए हैं अभी तक। तो ख़्याल ये किया जा रहा है कि इसको मज़ीद 6 महीने तक के लिए मुलतवी कर दिया जाएगा और बहुत सारे जो इदारे हैं यूरोपियन यूनियन के जो मेंबर स्टेट हैं, शेंजन में मेंबर स्टेट्स के साथ-साथ बहुत सारे इदारे जो इसके साथ मुंसलिक हैं, वो भी इसके बात के हक़ में हैं कि इसको 6 महीने तक के लिए मौख़र कर दिया जाए, जिसमें एयरलाइंस भी शामिल है, क्योंकि अभी तक जो लॉजिस्टिक्स के हवाले से या जो टेक्निकल इसकी जो सपोर्ट होती है, उसके हवाले से वो मुकम्मल तौर पर ये इदारे जो हैं इक्विप नहीं हैं। अब दूसरी बात ये आई है, तो आपके लिए ज़े क्लियरली मैं बता दूँ कि 10 नवंबर 2024 या 17 नवंबर 2024 इसकी एक एक्सपेक्टेड डेट है लॉन्च की, लेकिन इसको एक्सटेंड कर दिया जाएगा और ये 2025 में आप कह सकते हैं कि मई-जून में जाके अगर वो मुकम्मल तौर पर तैयार हो जाते हैं इसके लिए, तो इसको इम्प्लीमेंट किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ईईएस है क्या बुनियादी तौर पर? ईईएस बेसिकली एक एग्ज़िट एंड एंट्री सिस्टम है जो इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, जिसके तहत जो शॉर्ट स्टे विज़िट वीज़ा पर लोग शेंजन एरिया में दाखिल होते हैं और उसके साथ-साथ वो लोग जो कि उन कंट्री से जिनका ताल्लुक है जो वीज़ा एग्ज़ेम्प्ट हैं। जैसे इंग्लैंड है, अमेरिका है, कनाडा है, इस तरह एक 60 मुल्कों की एक लिस्ट है जो शेंजन एरिया के लिए जिनको वीज़ा एग्ज़ेम्पशन हासिल है। तो ये ऐसे अफ़राद के लिए और जो शॉर्ट स्टे पर लोग आते हैं, उनके लिए ये है कि जिस वक़्त वो एंट्री या एग्ज़िट पॉइंट पर आएँ, जब चाहे एंटर हो रहे हों, चाहे एग्ज़िट हो रहे हो, तो अपना पासपोर्ट स्कैन करें, उसके साथ-साथ उनके बायोमेट्रिक्स का भी लिए जाएँगे, जिसमें आपके फिंगर और फेशियल जो बायोमेट्रिक्स हैं, वो स्कैन किए जाएँगे। उसका मकसद ये है कि जो लोग शेंजन एरिया में एंटर हो रहे हैं या शेंजन एरिया से बाहर जा रहे हैं, उनका एंट्री और एग्ज़िट पॉइंट वो किस वक़्त आए हैं, किस वक़्त जा रहे हैं, कितना ड्यूरेशन उनका रहा है यूरोपियन यूनियन के अंदर, और उसके साथ-साथ उनकी पासपोर्ट डिटेल्स, जिसमें उनका ऑब्वियसली मुकम्मल नाम आ जाएगा, उनका जो भी पासपोर्ट डाटा है, वो सारा उसके अंदर महफूज़ हो जाएगा। इसका मकसद बुनियादी तौर पर कहा तो ये जा रहा है कि ये इसलिए है कि ताकि जो ये कंट्रीज़ हैं या जो शॉर्ट स्टे वीज़ा पर लोग आते हैं, उनके डाटा को हम कलेक्ट कर सकें। लेकिन उसके साथ-साथ सिक्योरिटी भी एक इश्यू है। यूरोपियन शेंजन जो स्पेस है, शेंजन एरियाज़ जो मेंबर स्टेट्स हैं, वो सिक्योरिटी के हवाले से बहुत ज़्यादा कंसर्न्ड है। इस वक़्त जो मिडल ईस्ट में हालात जा रहे हैं, इस वक़्त जो यूक्रेन में हालात जा रहे हैं दुनिया में, इस वक़्त जो अनार्की फैली हुई है, उसके तनाज़ुर में, उसके कॉन्टेक्स्ट में ये तमाम कंट्रीज़ सिक्योरिटी के हवाले से, जिसमें इल्लीगल इमिग्रेशन को कंट्रोल करना और उसके साथ-साथ जो लोग फोर्ज डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए शेंजन एरिया में दाखिल होते हैं, उसको काबू पाना, ये भी एक मकसद है उसका। ये तो बुनियादी तौर पर, और बुनियादी तौर पर ये जो प्रोग्राम है ईईएस, ये जो एक उनका लार्ज प्रोग्राम है, इतिहास यूरोपियन ट्रैवल इंफॉर्मेशन एंड ऑथराइजेशन सिस्टम, ये बुनियादी तौर पर उसका हिस्सा है। ऑब्वियसली इसके डाटा को महफूज़ किया जाएगा और ये तमाम कंट्रीज़ जो होंगे उसको आपस में शेयर करेंगे। सवाल ये पैदा होता है कि जो लोग, अगरचे इसमें ये कहा गया है कि जो लोग लॉन्ग स्टे वीज़ा के साथ आते हैं या जो लोग रेज़िडेंट हैं, जो गैर मुल्की अफ़राद रेज़िडेंट हैं शेंजन एरिया के डिफरेंट मेंबर स्टेट्स में, वो इससे उनका कोई कंसर्न नहीं है।
ताहम जिस वक़्त ये प्रोग्राम लॉन्च होगा तो हम देखेंगे कि क्या वो उन अफ़राद को भी ये जो पासपोर्ट स्टैंपिंग जो मैनुअल सिस्टम है उससे हटकर इस ऑटोमेटिक सिस्टम में से गुज़रना पड़ेगा। ऑब्वियसली जिस वक़्त ये सारा सिस्टम मुकम्मल तौर पर इम्प्लीमेंट हो जाएगा तो वो क्यों ना चाहेंगे कि इस सहूलत से फ़ायदा उठाना। क्योंकि इसमें एक मकसद ये भी है कि जो पुराना मैनुअल सिस्टम है पासपोर्ट स्टैंपिंग का उससे जान छुड़वाई जा सके और तमाम काम मशीनों के ज़रिए और स्कैनर्स के ज़रिए किया जाए। तो उसमें अगरचे इस प्रोग्राम में शामिल नहीं है कि जो यूरोपियन यूनियन के मेंबर्स हैं, जो शेंजन एरिया के मेंबर्स हैं, स्टेट्स के जो सिटीज़न्स हैं वो और उसके साथ-साथ जो यहाँ पे रेज़िडेंट कार्ड होल्डर्स हैं, वो लोग इस प्रोग्राम से एग्ज़ेम्प्ट होंगे। लेकिन हम फ्यूचर में देखेंगे कि ये किस तरह से ये सारा प्रोसीजर एनरोल होता है और किस तरह से ये सारा प्रोसीजर जो है वो चलता है ताकि उससे अंदाज़ा हो। उसके साथ-साथ बहुत सारे सवालात पैदा होते हैं, मुझसे बहुत सारे लोग पूछते हैं जिनमें कुछ अफ़राद ऐसे भी होंगे जिनके पास शायद 2 कंट्रीज़ के रेज़िडेंट परमिट हों शेंजन कंट्रीज़ के। तो उनका ये कंसर्न वो बनता है कि वो जानना चाहते हैं कि क्या इससे उनका डाटा जो है 2 कंट्रीज़ का वो आपस में शेयर होगा कि नहीं उन 2 मेंबर स्टेट्स में। अ, दोस्तों अब तक तो ये सूरत-ए-हाल थी कि अगर आप एक कंट्री के पास अगर आपके पास एज़ एन इमिग्रेंट आपके पास एक रेज़िडेंट कार्ड है, तो अगर सपोज़ फ्रांस में है, तो वो पुर्तगाल के साथ या इटली के साथ वो शेयर नहीं होता था। तो हम गुज़श्ता कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि अब डाटा शेयरिंग शुरू हो गई है। तो हम यकीनी तौर पर कुछ नहीं कह सकते, ताहम अगर ऐसे अफ़राद जिनके पास 2 कंट्रीज़ के रेज़िडेंट परमिट है, तो मेरा उनके लिए यही मशवरा होगा कि वो इस चीज़ को एंटिसिपेट करते हुए, इसका अंदाज़ा करते हुए कि फ्यूचर में ऑब्वियसली ये सब जो है वो सिस्टम होमोलॉग होगा, उसमें ब डाटा शेयर होगा, तो कोशिश करें कि वो एक कंट्री का इंतख़ाब करके वहाँ के पेपर्स को रखें और दूसरे कंट्री के पेपर से अपनी जान छुड़वा लें। उसके साथ-साथ जैसे मैंने ये बताया कि ये जो प्रोग्राम है ये इतिहास का हिस्सा है, लेकिन उसके साथ-साथ एक बड़ी इम्पोर्टेंट एक चीज़ है जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंट हुई हुई है, लेकिन बहुत कम लोग उसके बारे में जानते हैं। वो है एसबीसी के तहत जो रीइंट्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल है इंटरनली शेंजन स्टेट्स के अंदर, उसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं और उसके बारे में बहुत कम लोग बात भी करते हैं। एसपीसी बुनियादी तौर पर शेंजन बॉर्डर कोड है, जिसके तहत जो भी शेंजन स्टेट्स हैं, वो अ, टेम्परेरी तौर पर, आर्ज़ी तौर पर बॉर्डर कंट्रोल किसी भी दूसरे शेंजन कंट्री के साथ बॉर्डर कंट्रोल को जो इंटरनल बॉर्डर्स हैं उनके बीच में, उस वहाँ पर वो बॉर्डर कंट्रोल को रीइंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। इसका जो दौरानिया है, वो 1 महीने से लेकर 6 महीने तक हो सकता है। ये लामहदूद नहीं है, उसमें आपको लिमिट देनी होती है और रीज़न देनी होती है कि किस वजह से आप ये जो शेंजन स्टेट है, वो इस रीइंट्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल को इम्प्लीमेंट कर रही है। ऑब्वियसली इसमें यूरोपियन यूनियन जो है वो उसके ऊपर कोई दबाव तो नहीं डाल सकती कि वो इसको ख़त्म करे। ताहम उस कंट्री का प्रेरोगेटिव होता है और वो कंट्री कोई भी शेंजन कंट्री जो है वो इसको रीइंट्रोड्यूस करवा सकता है एक महदूद मुद्दत के लिए। मिसाल के तौर पर फ्रांस ने ओलंपिक्स और पैरा ओलंपिक्स के दौरान ये सिस्टम 2 महीने के लिए रीइंट्रोड्यूस करवाया हुआ था। इसी तरह इस वक़्त ये इन प्लेस है जर्मनी के अंदर जो जर्मनी के बॉर्डर हैं डेनमार्क, बेल्जियम हॉलैंड और पोलैंड के साथ, वो जो बॉर्डर्स हैं, वहाँ पे भी ये सिस्टम जो है वो इस वक़्त इम्प्लीमेंट है और उसके अंदर रीज़न्स इल्लीगल इमिग्रेशन के साथ-साथ जो यूक्रेन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, उसके हवाले से है। मैंने लिंक दिया है नीचे आप उसके ऊपर क्लिक करके आप देख सकते हैं कि कौन-कौन से कंट्री ने इस वक़्त इसको इम्प्लीमेंट किया और फ्यूचर में क्या प्लान है ताकि आपको अंदाज़ा हो कि अगर आप कोई ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप ज़हनी तौर पर इसके लिए तैयार हों कि किसी भी बॉर्डर को क्रॉस करते वक़्त आप को बॉर्डर कंट्रोल के लिए कहा जा सकता है। जिससे आपको आइडिया हो जाएगा कि आप अगर कोई अपना ट्रैवल प्लान कर रहे हैं तो आप उस हवाले से उसको प्लान कर लें। अगर आपके पास सपोज़ जैसे कुछ ऐसे अफ़राद जो कि रेगुलर थे, सपोज़ वो फ्रांस से पुर्तगाल जा रहे थे या इटली, स्पेन जाते थे या आते थे, तो उनको भी ये पता होना चाहिए कि वो उनको किस किस्म के हालात का सामना करना पड़ सकता है। उसके साथ-साथ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ईईएस के हवाले से ही, ईईएस में जैसे कि मैंने कहा कि उसका मकसद जो है कि आपका डाटा इकट्ठा करना है, कौन से लोग किस वक़्त आ रहे हैं और किस वक़्त जा रहे हैं। ईईएस विल आल्सो हेल्प मेंबर स्टेट्स कि वो किसी भी शख्स को एंट्री रिफ्यूज़ कर सकते हैं उसके पुराने डाटा की बुनियाद के ऊपर। कि अगर वो शख्स माज़ी में ओवरस्टे रहा है या वो एक इर्रेगुलर इमिग्रेंट है,
तो इस हवाले से वो उसको रिफ्यूज़ कर सकते हैं एंट्री शेंजन एरिया के अंदर। सपोज़ अगर वो फ्रांस में ओवरस्टे हुआ है और वो फ्यूचर में अगर वो डेनमार्क का वीज़ा लेके आ रहा है या जर्मनी का वीज़ा लेके आ रहा है, तो वो डाटा उनके पास होगा कि ये बंदा फ़लाँ वक़्त में फ़लाँ शेंजन कंट्री से ये इतने अरसे बाद निकला था, ओवरस्टे हुआ था। तो वो फिर ये होगा कि उसमें वो दूसरा कंट्री उसको इस खदशे पेश नज़र कि ये यहाँ पर आके भी ओवरस्टे हो सकता है, वो उसको एंट्री रिफ्यूज़ कर सकता है। उसके साथ-साथ ऐसे अफ़राद जो कि इर्रेगुलर हैं, सपोज़ अगर वो पुर्तगाल में हैं और फ्रांस ने उनको ओक़्तेफ़ जिसको हम उर्फ़ आम में सख्ती लेटर कहते हैं, अगर वो दिया हुआ है जिसके अंदर उनके ऊपर पाबंदी है फ्रांस में एंट्री की एक ख़ास महदूद मुद्दत के लिए, तो अगर वो फ्रांस आते हैं तो अगर वो जो हम बात कर रहे हैं रीइंट्रोडक्शन ऑफ बॉर्डर कंट्रोल जो टेम्परेरी है, अगर वो किसी ऐसे बॉर्डर को क्रॉस करने की कोशिश करते हैं जहाँ पे आर्ज़ी तौर पर बॉर्डर कंट्रोल इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है, तो वहाँ पर भी वो कंट्री उनको फ्रांस के अंदर या उस कंट्री के अंदर एंट्री रिफ्यूज़ कर सकता है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनका आपको फ्यूचर में ख़्याल रखना होगा। जैसे कि मैंने अपने प्रोग्राम्स में अक्सर कहा है कि जो इर्रेगुलर इमिग्रेशन है, उसके हवाले से यूरोप में और बाकी दुनिया में भी कवानीन बहुत सख्त होते जा रहे हैं, उनको मज़ीद सख्त किया जा रहा है ताकि इंटरनल सिक्योरिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से इमिग्रेशन के हवाले से एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग, हेल्थ जो सेक्टर में जो सूरत हाल चल रही है इन ममालिक में, जो सोशल सेक्टर में चल रही है, इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये ममालिक जो हैं कोशिश कर रहे हैं कि जो मैक्सिमम मेयर्स हैं बॉर्डर कंट्रोल के हवाले से, बॉर्डर सिक्योरिटी के हवाले से उनको इम्प्लीमेंट किया जाए। जिसमें ना सिर्फ़ इंटरनेशनल बॉर्डर्स जो हैं, उनको कंट्रोल किया जाए, जो भी शेंजन कंट्रीज़ हैं, बल्कि जो शेंजन कंट्रीज़ के आपस में इंटरनल बॉर्डर्स हैं, उन पर भी इस कंट्रोल को सख्त किया जाए। तो ये इस हवाले से मैं आपको कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाह रहा था। आपके पास अगर कुछ सवालात हों तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि उन पे रिसर्च करके आपको उसके बाकायदा मैं जवाबात दे सकूँ। आज के प्रोग्राम में इतना ही। अपना बहुत ज़्यादा ख़्याल रखिएगा। आपसे अगले प्रोग्राम में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।